एजुटेक आपका पुनः स्वागत करता है। आज पुनः उसी श्रृंखला में हम एजुटेक के साथ प्रस्तुत करते हैं प्राचीन चीन की राजनीतिक संरचना। इसके पहले हम लोग प्राचीन चीन के बारे में और उसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं और अब हम उसकी राजनीतिक संरचना के बारे में यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। तो आइए जानते हैं प्राचीन चीन की राजनीतिक संरचना। प्राचीन चीन की सभ्यता में राजनीतिक संरचना की विशेषता एक केंद्रीकृत नौकरशाही प्रणाली थी जिसमें वंश चक्र के रूप में जाना जाता था। इसका यहाँ पर कुछ विवरण दिया गया है। राजनीतिक संगठन एक शक्तिशाली सम्राट के इर्द गिर्द घूमता था जो एक विशाल साम्राज्य पर शासन करता था। सम्राट को स्वर्ग का पुत्र माना जाता था और शासन के सभी पहलुओं पर सर्वोच्च अधिकार रखता था। मानवता और विशेषताएं, इसमें जो गुणवत्ता थी, इसकी जो विशेषता है उसके बारे में जानते हैं। मेरिटोक्रेसी ने राजनीतिक व्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाई। अधिकारियों का चयन सिविल सेवा परीक्षा में उनकी क्षमताओं और प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। जैसे आज हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेटिक यानी नौकरशाही है, उसमें परीक्षाओं के आधार पर चयन किया जाता है। उसी तरह प्राचीन चीन में भी सांगठनिक ढांचा खड़ा करने के लिए परीक्षाओं को अपनाया गया। नौकरशाही अत्यधिक संरचित थी जिसमें विशिष्ट अधिकारी कार्यों के लिए जिम्मेदार होते थे जिनको रैंकों और विभागों में विभाजित किया गया था। कन्फ्यूशियस विचारधारा ने नैतिक शासन, प्रतिभक्ति और सामाजिक सद्भावना के महत्व पर जोर दिया। राजनीतिक व्यवस्था को काफ़ी प्रभावित इसने किया। उसके बाद इसका जो महत्व है, केंद्रीय राजनीतिक संरचना ने कुशल प्रशासन और महान दीवार और ग्रांड कैनल के निर्माण में बहुत योजनाओं को कार्यान्वित करने में क्या मददगार साबित हुई। राजनीतिक व्यवस्था द्वारा प्रदान की गई स्थिरता ने कागज निर्माण, मुद्रण और बारूद की आविष्कार सहित सांस्कृतिक कला और तकनीकी प्रगति को फलने फूलने में सक्षम बनाया। इसका राजनीतिक मूल्य यह है कि जो इसकी विशेषता संगठन संरचना में है, उसमें है वफादार, धार्मिकता और परोपकार जैसे कन्फ्यूशियस मूल्य राजनीतिक लोकाचार के केंद्र में थे, जो शासकों और अधिकारियों के व्यवहार का मार्गदर्शन करते थे। स्वर्ग के आदेश की अवधारणा महत्वपूर्ण थी। यह सुझाव देते हुए कि सम्राट शासन करने का अधिकार दैवी अनुमोदन द्वारा प्रदान किया गया जाता है, जो उचित और प्रभावी ढंग से शासन करने की उसकी क्षमता पर निर्भर था। अवगुण: कठोर पदानुक्रम और परंपरा पर जोर कभी कभी नवाचार और सामाजिक गतिशीलता को अवरुद्ध कर देता है, जिससे ठहराव की अवधि आ जाती है। नौकरशाही के भीतर भ्रष्टाचार ने कभी कभी शासन को प्रभावशीलता को कम कर दिया और सरकार में जनता का विश्वास भी कम हो गया जनता के द्वारा। उसके बाद है महत्वपूर्ण बिंदु, जो है आधारित किन राजवंशों ने शाही शासन की नींव रखते हुए समान कानूनों, माप और लेखन प्रणालियों सहित नौकरशाही प्रथाओं को मानकीकृत किया। हान राजवंशों ने प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सरकारी पदों पर भर्ती करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली की स्थापना करके प्रशासनिक संरचना की और परिष्कृत किया। तो हान राजवंश में सबसे पहले सिविल सेवा की स्थापना की गई थी। किन राजवंश ने शाही शासन की नींव रखी थी? तांग राजवंश ने साम्राज्य की क्षेत्रीय पहुंच का विस्तार किया और केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करने के लिए सुधारों को लागू किया, जिससे समृद्धि और सांस्कृतिक उपलब्धि के स्वर्णिम युग का योगदान है। तो ये था चीन की राजनीतिक संरचना, और इसके बाद हम लोग इसके सामाजिक और आर्थिक संरचना के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।